ठीक, थैंक यू। ओके। तो यहाँ पे दरस निज़ामी का जो सिलेबस था वो मुल्ला निज़ामुद्दीन सिहालवी ने 1748 में बनाया। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारे लिए वो ये कि जब भी आप कोई भी साल देखेंगे, यानी जिस तरह से यहाँ पे 1748 1748 आया, तो वहीं पे आप पूरी देखेंगे कि उस वक्त हुकूमत किसकी थी। यही आप पाकिस्तान की हिस्ट्री से मतलब देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप 2008 का कोई इंसिडेंट देखते हैं, 2001 का कोई इंसिडेंट देखते हैं, 1974, 1972, यानी कोई भी इंसिडेंट आप किसी भी डेट का देखते हैं, तो अगला सवाल, बीइंग एन एस्पायरेंट, आपके जहन में ये आना चाहिए कि यार उस वक्त हुक्मरान कौन था। तो यहाँ पे 1707 में औरंगजेब का जो दौर था वो खत्म हो चुका है। यानी जो ग्रेट मुगल्स थे सिक्स, उनका वो दौर खत्म हो चुका है। तो उसके बाद वो एक अनारकी का जो दौर है वो वहां पे चल रहा है। ओके। थर्ड ऑप्शन इज, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 12 सितंबर 1956? पाकिस्तान का 12 सितंबर 1956 को प्राइम मिनिस्टर कौन था? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर 12 सितंबर को ही बनाए गए थे, वो थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर है हमारे पास। तो जब आपने फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, या यूं कह लें कि जब प्राइम मिनिस्टर का आपने लफ्ज देखा, तो आपके जहन में जो पहला सवाल आना चाहिए वो ये कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनका टेन्योर क्या है। यानी हमारे पास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब लियाकत अली खान साहब, और उनका टेन्योर क्या है हमारे पास, यानी 15 अगस्त 1947 को वो हलफ उठाते हैं। और उनका जो टेन्योर है हमारे पास वो रहता है जनाब, उनकी जो शहादत है 16 अक्टूबर 1951 तक। 1951, 16 अक्टूबर, उनको लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद कर दिया जाता है। उनके वफात के बाद जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आते हैं वो आते हैं ख्वाजा नाजमुद्दीन। ख्वाजा नाजमुद्दीन साहब आपके पास सेकंड गवर्नर जनरल थे कायदे आजम के बाद। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम था, जो इख्तियारात थे वो वजीर आजम के पास थे, ड्यू टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ख्वाजा नाजमुद्दीन ने गवर्नर जनरलशिप छोड़ के प्राइम मिनिस्टरशिप को ऑप्ट किया, और पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन गए। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल भी ख्वाजा नाजमुद्दीन हैं, और दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी ख्वाजा नाजमुद्दीन। 1953 में गुलाम मोहम्मद ने, जो तो आप थर्ड गवर्नर जनरल है हमारे पास, उसने इनकी हुकूमत को खत्म किया, और इनकी जगह पे थर्ड प्राइम मिनिस्टर को ले आया, और उसका नाम क्या है जी? मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एम्बेसडर थे। उनको वहां से बुलाया गया, बुला के उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तकरीबन 2 साल तक वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, और देन फिर उनको सर वहीं ये से ओए यार। वापस भेज दिया गया। इनके बाद हमारे पास फोर्थ प्राइम मिनिस्टर आते हैं चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के पहले सेक्रेटरी जनरल थे। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए, बनाए गए। पाकिस्तान की जितनी भी सिविल सर्विस है सारी उन्होंने ऑर्गेनाइज की। और यूं कह लें कि 1955 तक पाकिस्तान की जो असल एस्टेब्लिशमेंट थी वो चौधरी मोहम्मद अली साहब थे। यानी जितनी डेमोक्रेसी थी उस सारी को जो मैनेज कर रहे थे वो चौधरी मोहम्मद अली थे। 1955 में चौधरी मोहम्मद अली प्राइम मिनिस्टर बन गए, बेहतरीन अंदाज में हुकूमत की। तकरीबन 1 साल उनकी हुकूमत रही। 12 सितंबर 1956 को उनकी हुकूमत खत्म करके, बल्कि उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। तो उनका इस्तीफा देने के बाद 12 सितंबर 1956 को जो फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर हमारे पास बनते हैं वो हैं हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो इससे पहले बंगाल के वजीर आला रहे थे। तकरीबन 1 साल सोहरवर्दी साहब रहते हैं। सोहरवर्दी साहब के बाद आई चुंदरीगढ़ को बनाया जाता है 1957 में।
वो तकरीबन 2 माह रहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 7th प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो है मलक फिरोज खान नून। मलक फिरोज खान नून पाकिस्तान में 7th प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने जो हमारी ग्वादर पोर्ट है वो भी खरीदी 1958 के अंदर। तो बहरहाल उसके बाद फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया पहला, अयूब खान साहब आ गए, तो वो प्राइम मिनिस्टरशिप तकरीबन 12 साल तक स्टॉप रही। देन फिर 1970 में जब दोबारा से मार्शल लॉ खत्म होता है, फिर नूरुल अमीन साहब आते हैं, फिर भुट्टो साहब, और फिर बाकी सारा वो सिलसिला चल रहा है। तो यूं पाकिस्तान में पहले मार्शल लॉ से पहले 7 प्राइम मिनिस्टर रहे 9 साल के अरसा में। और उनके नाम, उनकी तरतीब आपको याद होनी चाहिए, किसी का भी वो बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है दिल्ली एग्रीमेंट वाज अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइंड बिटवीन। दिल्ली से एक तो पता चल गया कि वो किसके बारे में होगा, सर आई के बारे में हैव होगा। वन क्वेश्चन। जी बच्चे। जो सा एरा था बहुत अच्छा रहा। ठीक है, बच्चे अपने माइक से म्यूट चौथे रखें काइंडली। ये ओके। सर मैंने कहा कि आपने चौथा जो सा एरा था वो बहुत सारा। हम अब अगर अपनी हिस्ट्री में देखें तो ये जितने हमारे मिनिस्टर्स चेंज हुए थे तो हम बच्चे ये जो इसी दौर में सवाल है ना डेवलप आपके किए। आखिर में, हम बच्चे आगे सवाल जाने आखिर गए में, पीछे आए थे। ऐसे सवाल आखिर में, सवाल हमारी आखिर में, मैं जब तक आप मिलिट्री सबके इंटरवेंशन सवाल के पीछे। जवाब नहीं दूंगा मैं यहीं पे हूं इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। ओके। तो ओके, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दिल्ली एग्रीमेंट वाज अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइंड बिटवीन। तो दिल्ली एग्रीमेंट से हमें जो एक बात समझ आई वो तो ये पता चला कि भाई दिल्ली में हो रहा है, तो लाजमी सी बात है जो मेजर स्टेक होल्डर है वो कौन है, इंडिया, वो तो हो गई वहां पे। ओके, इंडिया की समझ आ गई। देन फिर तमाम ऑप्शंस में पाकिस्तान है, ये भी समझ आ गई। सेकेंडली अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये मैं आपको अंदाजा लगाने का, तुक्का लगाने का वो जो बता रहा हूं कि यार अगर सवाल नहीं भी आता तो फिर भी किस तरह से आप गैस कर सकते हैं, तो गैस करने का एक शॉर्ट सा तरीका। देन थर्ड ऑप्शन हमारे पास बनता है जी बांग्लादेश। 1971 में हमारे पास वो अलहदगी हुई है, तो उसके बाद यही हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। अफगानिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का कोई मेरा ख्याल मेजर एग्रीमेंट पास्ट में नहीं रहा। इसी तरह चाइना में पाकिस्तान ने वो जरूर किया, यानी चाइना और इंडिया के रिलेशन बेहतर बनाने में कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी इंडिया में जाके नहीं की। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास सिर्फ बांग्लादेश ही बचता है। तो बहरहाल 1974 में हमारे पास दिल्ली एग्रीमेंट होता है। इसी तरह इंडिया के साथ हमारा जो एक और मेजर एग्रीमेंट होता है 1970s में, वो है शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट हमारे पास 1972 में होता है, वर्ल्ड वार सॉरी हमारी जो 1971 की वार है उसके बाद। इन दोनों एग्रीमेंट्स के थ्रू जो प्रिजनर्स ऑफ वार्स थे उनको टैकल किया गया, जो एलओसी थी उसको डिफाइन किया गया। इसी तरह अ, जो बांग्लादेश को तस्लीम करना था उसके लिए राह हमवार की गई। अगली बात जो मैंने आपको बताई थी कि जब भी हमने ईयर पढ़ना है तो ईयर के साथ साथ हमने जो अगली चीज पढ़नी है वो क्या है, दौर हुकूमत किसका था। तो भाई 1970s में पाकिस्तान में, यानी शिमला एग्रीमेंट के टाइम, दिल्ली एग्रीमेंट के टाइम, पाकिस्तान में जो हुकूमत थी वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की थी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब 1971 से लेके 1973 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, और 1973 से लेके 1977 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। यानी इस वक्त तक कभी वो मार्शल लॉ वाला सीन चल रहा था तो वो प्रेसिडेंट बन गए। 1973 का जब आइन आता है तो जो इख्तियारात थे वो पार्लियामेंट को दिए गए, वजीर आजम के पास इख्तियारात चले गए, तो भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो 1973 से 1977 तक वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं।
फिर 5 जुलाई 1970 को जब हक साहब उनकी हुकूमत खत्म करके मार्शल लगा देते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ जो हुकूमत थी वो भुट्टो साहब की है, और इंडियन साइड पे जो हुकूमत थी वो थी जी इंदिरा गांधी की। 1900 1970s में उनकी हुकूमत रही इंदिरा गांधी की वहां पे। इसी तरह 1980s में भी, 1981 में या 1980 में वहां पे उनकी दोबारा हुकूमत आती है इंदिरा गांधी की। 1984 में फिर इंदिरा गांधी को वहां पे मार दिया जाता है। तो उसके बाद फिर वहां पे जो जनरल सॉरी उसका बेटा जो था इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो 1984 तक वहां पे इंदिरा गांधी की हुकूमत है। तो दूसरी तरफ पे इंदिरा गांधी की हुकूमत है, यहाँ पे हमारे पास जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत है। इंदिरा गांधी काफी मशहूर है हमारे लिए। एक तो हमारे पास शिमला एग्रीमेंट हमने इंदिरा गांधी के साथ किया, शिमला माहदा। फिर दिल्ली एग्रीमेंट हमने किया। फिर आपको याद होगा कि हम क्रिकेट डिप्लोमेसी का लफ्ज याद करते होते हैं। 1987 में क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है, जब जनरल जियाउल हक साहब इंडिया का विजिट करते हैं मैच के लिए, और वहां पे जाके पता चलता है कि भाईजान सख्त कशीदा हालात में जियाउल हक साहब वहां पे मैच देखने गए हुए हैं, और वहां पे जाके उनको अच्छी खासी धमकी भी दे के आए हुए हैं, जो आपने अक्सर सुनी भी होगी कि भाई अगर इंडिया खत्म हो गया तो हिंदू खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान खत्म हुआ तो मुसलमान खत्म नहीं होंगे। यानी इनडायरेक्टली उनको 1987 में जियाउल हक साहब ने यह बताया कि भाईजान हमने एटम बम बना दिया है, और अगर हम वो इंडिया पे गिरा दें तो आप लोग खत्म हो सकते हैं। तो बहरहाल ये था जी इंदिरा गांधी, शिमला मुआहदा और दिल्ली एग्रीमेंट। थोड़ा सा मजीद अगर मूव करें, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो। ये आपका वैसे वो क्वेश्चन है एवरीडे साइंस का। नेक्स्ट हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही। अब यहां पे आपने दीन इलाही डिटेल से पढ़ना है कि यानी दीन इलाही था क्या। दीन इलाही मुगल बादशाह अकबर आजम ने लॉन्च किया 1582 में। अकबर आजम थर्ड मुगल एम्परर हैं, जो 1556 में बादशाह बनते हैं। यानी मुगल अंपायर जो स्टार्ट होता है वो होता है 1526 में, बाबर जब आता है काबुल से। 1526 से लेके 1530 तक मुगल अंपायर रहता है। सॉरी, बाबर की हुकूमत रहती है। 1530 के बाद हुमायूं आ जाता है। हुमायूं साहब 1530 से लेके 1540 तक हुकूमत करते हैं। फिर उसकी जंग होती है शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी हुमायूं को शिकस्त देता है, हुकूमत पे कब्जा करता है। हुमायूं साहब यहाँ से भाग के चले जाते हैं। 15 साल वो वहां यहाँ से भागे रहते हैं। 1555 में हुमायूं वापस आता है। 1555 में हुमायूं वापस आता है और आके दोबारा से जो दिल्ली सल्तनत है या जो बरसगीर की हुकूमत है उस पर कब्जा करता है। तो 1556 में उसकी सीढ़ियों से गिर के वफात हो जाती है। तो देन थर्ड मुगल अंपायर जो थे, एम्परर जो थे सॉरी, अकबर आजम, वो बादशाह बनते हैं। अब अकबर आजम, उनके नाम के साथ आजम का लफज, कि उनके दौर में मुगलिया दौर का अरूज है। हर लिहाज से जो मुगलिया सल्तनत थी वो ताकतवर तरीन थी, और ये सियासी तौर पे भी समझदार आदमी। अब ये अपनी सियासत के हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी आबादी है वो हिंदुओं की है, तो मैं उनको किस तरह से अपने साथ मिला सकता हूं। उसके लिए उन्होंने उनके साथ शादियां शुरू की। फिर उन्होंने कहा नहीं, इससे गुजारा नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं अपनी पूरी सल्तनत का जो मजहब है वो एक कर दो, खुद खुदा बन जाऊं। तो उससे क्या होगा कि जो मेरे मुखालिफ कोई बंदा वो खड़े नहीं होगा, कि यानी खुदा के खिलाफ कौन खड़ा होगा। और चूंकि मैं सब पूरी सल्तनत का बादशाह होऊंगा, पूरी सल्तनत खुदा होऊंगा, तो मेरे खिलाफ कोई भी नहीं होगा, तो बगावत का रास्ता पक्का पक्का बंद हो जाएगा। तो उन्होंने 1582 में दीन इलाही का ऐलान कर दिया। खुद वो जिले इलाही बन गए। तमाम मज़ाहिब को मिला के उन्होंने एक नया दीन दीन इलाही बना दिया। दीन इलाही को खत्म करने के लिए फिर जो बंदा मैदान में आया
उसका नाम है शेख अहमद सिरहिंदी। शेख अहमद फरूकी सरहिंदी उनका नाम है, जिन्हें आप मुजद्दिद अलफसानी के नाम से याद करते हैं। उनका जो दौर है, उनकी पैदाइश है 1564 से 1624। ये जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स हैं, इनका जो एरा है वो आपको याद होना चाहिए। 1605 के अंदर अकबर मर जाता है। अकबर के मरते ही उसका जो दीन इलाही था वो भी उसके साथ ही खत्म हो जाता है। यानी अकबर के बाद जो बादशाह बनता है जहांगीर, वो खासा मुतासिर होता है शेख अहमद सरहिंदी साहब से, उनकी तलीमात से। शेख अहमद सरहिंदी के कहने पे जो जहांगीर है वो बाकायदा सरकारी तौर पे दीन इलाही खत्म करने का ऐलान कर देता है। तो ये जो दीन इलाही का फितना था ये खत्म हुआ। तो बहरहाल यहाँ पे आपने पढ़ते हुए साथ जो मुगलिया सल्तनत है वो कंप्लीट पढ़ लेनी। यानी पहला आपने पढ़ लिया कि पहला सबसे हमारे पास बाबर है। सेकंड हमारे पास हुमायूं आ गया। हुमायूं के बाद हमारे पास अकबर आजम आए, जिनका दौर 1556 से 1605 तक। अकबर आजम के बाद हमारे पास जहांगीर आ जाते हैं, हमने अभी देखा कि जिसने खत्म किया। 1605 से लेके 1627 तक हमारे पास जहांगीर साहब है। जहांगीर के वफात के बाद उनका बेटा शाहजहां 1628 से 1658, ये वो एराज हैं जो आपने याद करने हैं। मैं आपको बिला वजह की डेट्स अपने आपको मुतासिर करने के लिए या अपना इल्म जानने के लिए नहीं बताता, नहीं बताऊंगा। मैं जो जो अल्फाज यहाँ पे बोल रहा हूँ, हर लफ्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करने की जरूरत है, मैं सिर्फ वही चीज आपको बताऊंगा, बिला वजह नहीं कुछ भी बताने का। और जो मैं डिटेल बता रहा हूँ वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। और सेकंडली जो डिटेल में जो चीजें पुट कर रहा हूँ, तो वो भी तकरीबन सारे आपके एमसीक्यूज हैं जो पेपर्स में पूछे गए या पूछे जा रहे हैं। और जब आप नेक्स्ट पेपर्स करेंगे तो आपको आइडिया भी हो रहा होगा इंशाल्लाह कि यही जो क्वेश्चंस हम डिटेल में देख रहे हैं, जो एमसीक्यूज के साथ हम डिटेल देख रहे हैं, यही जो नेक्स्ट आपके पास रिपीट भी हो रही होगी। ओके, तो ये था जी 1628 से 1658 तक हमारे पास शाहजहां का दौर है। शाहजहां के बाद हमारे पास आते हैं जनाब औरंगजेब आलमगीर साहब, जो 1658 से लेके 1707 तक रहते हैं। औरंगजेब आलमगीर साहब ने अपने किसी बेटे को ट्रेन नहीं किया था। तो जब उनकी वफात होती है 1707 में, तो उसके बाद फिर मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू हो जाता है, जो फाइनली 1857 में बहादुर शाह जफर पे जाके खत्म होती। तो ये था जी मुगलिया सल्तनत का शॉर्ट सा। नेक्स्ट हमारे पास है, जो असल सवाल था वो ये था कि दीन इलाही किसने एक्सेप्ट किया। तो वो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है वो है बीरबल, ये उसका वजीर था। नेक्स्ट है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है वो K2, और इसकी जो हमारे पास हाइट है वो है 8611 मीटर। गुडविन आस्टन इसका ओरिजिनल नाम है, K2 के नाम से इसे याद किया जाता है। इसके अलावा ये जो बाकी पीक्स हैं ये भी कराक्रम की ही पीक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय कायदे आजम। 1927 में जब साइमन कमीशन आता है, तो उसको टैकल करने के लिए जो मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है, दोनों उसका बाइकाट करते हैं। साइमन कमीशन 1927 में आ रहा है, मुस्लिम लीग कांग्रेस दोनों उसका बाइकाट कर रहे हैं। जब ये इसका बाइकाट करते हैं तो इकट्ठा होने की गरज से कि किसी तरह से जो मुसलमान और हिंदू इकट्ठा हो जाएं, तो जो नेहरू साहब हैं वो कहते हैं कि अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दें, तो सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ने पे हम आपको जो बाकी बातें हैं आपकी सारी मान लेंगे। अब सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदुओं ने माना कब था? 1916 में मिसा के लखनऊ में। 1906 में जब शिमला वफद जाता है तो मुसलमान डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की। 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के तहत जो हुकूमत है वो मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदागना इंतखाब का जो हक है वो कबूल कर लेती। लेकिन हिंदू नहीं मानते। हुकूमत मान ली, यानी अंग्रेजों ने मान लिया, हिंदू नहीं माने। हिंदू कब माने? 1916 में, अव्वल आखिर।
1927 में जब नेहरू साहब ने कहा यार बाकी नहीं मानते, अगर आप ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये छोड़ दें तो हम आपकी बाकी बातें मान लेंगे। तो कायदे आजम ने कहा ठीक है। कायदे आजम ने सेपरेट इलेक्टोरेट के अलावा छोड़ने पे बाकी जो डिमांड थी अपनी वो सामने रख दी, जिसे तजावीज़ दिल्ली का नाम दिया। अब तजावीज़ दिल्ली की बेस पे जो मुस्लिम लीग थी वो दो हिस्सों में टूट गई। एक तरफ से कायदे आजम और उनके जो बाकी हमनवा थे, इसे जिना लीग या बम्बई मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। सेकंड ऑप्शन जो था हमारे पास वो था जी लाहौर वाले, जिनमें सर शफी थे, अल्लामा इकबाल लोग थे। ये लोग सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ने के हक में नहीं थे, तो ये उनसे अलग हो गए। इन्होंने लाहौर लीग या फिर तजावीज सॉरी लाहौर लीग या सर शफी लीग के नाम से अपने अलग वो सेटअप बन गया। तो ये इसके दो पोर्शन हो गए तजावीज दिल्ली की बेस पे। जो 1929 में जब कायदे ने 14 निकात पेश किए तो दोनों पार्टीज, दोनों जो पोर्शंस थे वो दोबारा से इकट्ठे हुए और फिर से मुस्लिम लीग इकट्ठी हुई। तो 1927 से 1929 तक मुस्लिम लीग के दो फ्रैक्शंस रहे, जिना लीग, शफी लीग या बम्बई लीग और लाहौर लीग। ठीक है, तो ये आपके दिल्ली प्रपोजल से मुतालिक कुछ क्वेश्चंस। आई विल बी रेडी टू लीव इन अबाउट 20 मिनट्स। क्वेश्चन 9 में हमारे पास ये फ्रेजल वर्ब है, लीव इन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 10, द annulment ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में लॉर्ड कर्जन करता है, यानी वो बंगाल के दो हिस्सों में तोड़ देता है, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल यानी दो सूबे बना देता है। जो हिंदू है उसके खिलाफ कांग्रेस जो है इसके खिलाफ बकायदा कंपेन करती है। स्वदेशी मूवमेंट इसके खिलाफ स्टार्ट हो जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि जो अंग्रेजों की चीजें हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकआउट किया जाए। ये कंपेन चलती रहती है। 1911 में जो ब्रिटिश एम्परर थे जॉर्ज पंजम, उनकी ताजपोशी होती है यहाँ पे दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे ताजपोशी के दौरान वो ऐलान करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म होने का। पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, 1905 में होती है, 1911 में खत्म होती है। इसी की वजह से शिमला वफद जाता है, इसी की वजह से मुस्लिम लीग बनती है। ये मेजर रीजन में से एक है। और ओवरऑल ये सारा सिनेरियो स्वदेशी मूवमेंट इसके साथ अटैच है। ये एमसीक्यू अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, वी टुक अ टेस्ट यस्टरडे, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा डिक्लेरेटिव। जब आप ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑप्शन में देखिए आपको पता चलेगा कि वो असल में पूछना क्या चाह रहा है, कि उसका अंदाजे बयां कैसा है, वो सेंस के अकॉर्डिंग उसकी टाइप पूछना चाह रहा है, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव। सिंपल भी ये है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शंस हमें ये बता रहे हैं कि असल में वो इसकी सेंस पूछना चाह रहा है, तो हम डिक्लेरेटिव को करेंगे। अगर डिक्लेरेटिव इसके ऑप्शंस में ना होता तो देन फिर हम सिंपल की तरफ भी जा सकते थे, सिंपल सेंटेंस भी बिल्कुल है ये। यानी इसमें जो सिंपल सेंटेंस हो जो जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है उसे आप डिक्लेरेटिव में अटैच करेंगे। जो हुक्मिया फिक्रा होता है, आर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगी, उसे आप इंपेरेटिव में ले आएंगे। जिसमें सडन एक्सप्रेशंस होंगे उसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ले जाएंगे। तो ये उसकी सेंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पोर्शन में या जो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी टर्म इज एसोसिएटेड विथ। ईसीजी आप सब लोग करवा रहे होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये हार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है, हिरन मीनार वाज बिल्ट बाय। हिरन मीनार किसने बनाया? मुगल बादशाह जहांगीर ने। अब जो इनका टेन्योर था वो हम याद कर चुके हुए, यानी जहांगीर का टेन्योर क्या था जी? 1607 से 1627 तक, ये हमारे पास जहांगीर साहब का टेन्योर है। बाकी टेन्योर्स हमने देख लिए। अब हिरन मीनार बनाया जनाब शेखुपुरा के अंदर जहांगीर ने। अब यहां से आपके पास एक नया थीम मिल गया आपको, कि भाई अगर उसने हिरन मीनार का पूछ लिया पेपर में, तो वो यकीनन आपसे बादशाही मस्जिद का भी पूछ सकता है, वो आपसे शाही किले लाहौर का भी पूछ सकता है, वो आपसे मस्जिद वजीर खां का भी पूछ सकता है, वो आपसे मस्जिद महाबत खां पेशावर का भी पूछ सकता है, वो आपसे मोती मस्जिद का भी पूछ सकता है,
वो आपसे आगरा फोर्ट का पूछ सकता है। वो आपसे ताजमहल का पूछ सकता है। वो आपसे मरकजी जामा मस्जिद दिल्ली का पूछ सकता है। ठीक है। वो आपसे दिल्ली फोर्ट का पूछ सकता है। यानी ये वो मशहूर चीजें हैं जिनका नाम आपने सुना हुआ है। अगर उसने हिरन मीनार का पूछ लिया तो वो यकीनन बादशाही मस्जिद का भी पूछेगा, भी किसने बनाई। वो शाही किले का भी पूछेगा। तो ये एक कंप्लीट थीम आपको मिल गया, जो असल में आज की क्लास का मकसद था, जो मेरा पास पेपर्स करवाने का मकसद है। कि जिसने तो ये थीम्स, यानी टॉपिक वाइज हर चीज पढ़ी हुई है, तो उसने तो यहाँ पे आके जस्ट रिवाइज करना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम एज अ बिगनर तैयारी कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्या है कि उसने हर चीज जरा खुद साथ साथ सर्च करके उस एमसीक्यूज के अंदर बैठ के ये सारा पढ़ के फिर उठना है। तो बादशाही मस्जिद जनाब किसने बनाई थी? औरंगजेब आलमगीर ने। शाही किला लाहौर, ये अकबर बना रहा है। औरंगजेब का पता है आपको कि ये जनाब थोड़ा सा मस्जिदों वाला बंदा है, मौलवी टाइप था। इसने फतावा आलमगीरी लिखवाई। तो यानी थोड़ा मजहब से मोहब्बत करने वाला कह ले। जो अकबर था वो अकबर आजम है। उसका शौक क्या है? किले। तो वो किले बनवा रहा है। शाही किला लाहौर उसने बनवाया। आगरा फोर्ट उसने बनवाया। ठीक है। आगरा के अंदर किला उसने बनवाया। अटक फोर्ट भी। हाँ, अटक फोर्ट उसने बनाया। यानी ये कौन है? किलों वाला बाबा है भाई। उसके बाद हमारे पास आ गई जी मस्जिद वजीर खां। ये शाहजहां बना रहा है। शाहजहां क्या है जी, थोड़ा सा हमारे पास शौकीन मिजाज भी है, और उसके साथ साथ वो उस वक्त अरूज है। तो जितनी भी मेजर वो पैसा लगाना है, तो वो कहाँ पे लगा रहा है सारा? आर्ट पे लगा रहा है, बिल्डिंग्स पे लगा रहा है। तो मस्जिद वजीर खां शाहजहां बनवा रहा है। मोती मस्जिद शाहजहां बना रहा है। मस्जिद महाबत खां जो है पेशावर के अंदर, मस्जिद वजीर खां लाहौर के अंदर है। मस्जिद महाबत खां पेशावर के अंदर ये शाहजहां के दौर में बन रही है। इसी तरह ताजमहल है मुमताज महल का, वो शाहजहां बनवा रहा है। मुमताज महल का असल जो नाम था वो क्या था जी? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे आप मुमताज महल के नाम से भी या मुमताज बेगम के नाम से भी याद करते हैं। इसी तरह जो दिल्ली फोर्ट है वो भी शाहजहां बनवा रहा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास इमारतें, उनको किसने बनाया? हाँ, इसी तरह शेर शाह सूरी है हमारे पास आता है। वो मुगल बादशाह तो नहीं है। वो सूरी सल्तनत 5 साल, सॉरी 15 साल के लिए दरमियान में आती है। तो किला रोहतास जो है वो हमारे पास शेर शाह सूरी बना रहा है। इसी तरह जीटी रोड जो है वो हमारे पास शेर शाह सूरी बना रहा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है विच पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद करतारपुर। अब करतारपुर का जो राहदारी है, करतारपुर कॉरिडोर, वो इमरान खान साहब के दौर में खोला गया। नाम तो सबने सुना हुआ है। और हमें यह भी पता है कि सिखों से रिलेटेड है, तो बाबा गुरु नानक से रिलेटेड होगा। लेकिन ये आप लोगों को नाम भी पड़ा होता तो आपको पता चल जाता। लेकिन ये एमसीक्यूज तो आ चुका हुआ है। अब उसने इससे थोड़ा सा आगे मूव करना है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बाबा गुरु नानक साहब थे कौन। यानी ये हिंदू मजहब से थे, और सिख मजहब की इन्होंने बुनियाद रखी। सिख मजहब के टोटल 10 गुरु थे। उनमें पहले गुरु अब बाबा गुरु नानक साहब हो गए, देन फिर वो बाकी सिलसिला चलता है। अब बाबा गुरु नानक साहब का सबसे पहले तो आपको दौर पता होना चाहिए कि इनकी पैदाइश वफात। तो 1469 से लेके 1539 तक इनका दौर है। अब इनकी जो पैदाइश है वो कहाँ पे होती है जी? ननकाना साहब के अंदर। ननकाना साहब। ननकाना साहब का जो हमारे पास वो इनका है गुरुद्वारा, उसे आप जन्म भूमि कहते हैं, अस्थाना जन्म भूमि। ये भी एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है। तो ननकाना साहब में उनकी पैदाइश है 1469 में। 1539 में उनकी वफात है। और उन्हें कहाँ दफन किया जाता है जी? करतारपुर के अंदर। तो जो करतार गुरुद्वारा है वो उनकी जो जाए वफात है वहां पे बनाया गया।
अब इससे अलावा उनसे आपको जो सिख मजहब है उसकी जो मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहब, या जो इनकी तालीमात हैं बाबा गुरु नानक साहब की, वो कहाँ पे हैं जी? गुरु ग्रंथ साहब में। तो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो कलाम है बाबा फरीदगंज शकर का वो भी शामिल है। तो इसमें एक एमसीक्यू तो ये बनता है कि इसमें किसका कलाम है? सिख मजहब की जो मजहबी किताब है उसके अंदर बाबा फरीदगंज शकर के जो शलूक हैं वो भी ऐड किए गए हैं। तो एक एमसीक्यू ये बनता है कि किसका कलाम है? बाबा फरीदगंज शकर का, जिनका जो मजार है वो पाकपतन के अंदर है। और दूसरा उसमें ये भी पूछ लेता है कि कौन सी सिन्फ का है वहां पे। तो बाबा फरीद का जितना भी कलाम है वो सारे शलूक की शक्ल में है। तो शलूक फरीदी उसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन 15, करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सिजेंट। तो ये जल्दी के मीनिंग में होता है, तो वो हमारे पास अर्जेंट आ गया। यहाँ पे आपने जो बाकी अल्फाज है उनके मीनिंग भी देख लेने, माइनर, स्टेबल, ट्रिवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमारे पास है, चाइना हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। चाइना, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकता तो हमारे पास जो एशिया का नॉर्दर्न पार्ट है, तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले जो हमारे पास, 1 मिनट, चलिए इधर बनाते हैं। ऐसे सबसे ऊपर जो हमारे पास है वो सारा रशिया आता है। रशिया के नीचे, यानी यहाँ पे रशिया, यहाँ पे फिर थोड़ा सा मंगोलिया आ जाता है। मंगोलिया के साथ, यानी ये इधर मंगोलिया आ गया, इधर काजाकिस्तान आ गया। तो यहाँ पे बाकी ये सारा रशिया आ गया। तो यहाँ पे चाइना आ जाता है फिर। अब चाइना का जो बॉर्डर है वो जो लैंड बॉर्डर है वो दुनिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। चाइना बॉर्डर इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। पहला सवाल। सबसे ज्यादा जो ममालिक अटैच हैं वो भी चाइना बॉर्डर के साथ है, यानी चाइना की जो सरहद है वो 14 ममालिक के साथ मिलती है, जिनमें हमारे पास रशिया है, काजाकिस्तान है, मंगोलिया है, वियतनाम है, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। तो इस तरह टोटल 14 ममालिक के साथ इसकी सरहद मिलती है। ये तो पिछली इंफॉर्मेशन होगी। अब सवाल यह है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? मंगोलिया के साथ उसका जो बॉर्डर है वो है 4670 किलोमीटर। रशिया के साथ 3465 किलोमीटर। इसी तरह म्यांमार, बर्मा, उसके साथ हमारा 485 किलोमीटर। इंडिया के साथ 3380 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ उसका जो बॉर्डर है चाइना का वो है जी 599 किलोमीटर, जिसे आप मैकमोहन लाइन भी कहते हैं। और 1963 में हमने ये डिफाइन की। 1963 में पाक चाइना बॉर्डर डिफाइन होता है। तो आपको पाकिस्तान का चाइना बॉर्डर का भी पता हो। और जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो मंगोलिया के साथ मिलता है 4670। तो ये हो गया जी हमारे पास ऑप्शन 16। नेक्स्ट है 17, वन ऑफ द कंट्री वेयर अल्कोहल हैज बीन वेरी सक्सेसफुली यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल इज ब्राजील। ब्राजील में जो एथानॉल है, अल्कोहल, वो एज अ फ्यूल यूज की जाती है, यानी बकायदा उसके पेट्रोल पंप तक बनाने का प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन 16, शी गिव मी अ बुक। इसे आपने पैसिव वॉइस से बनाना है। तो जो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है। तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। ये पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में आप वाई यूज कर दें। बाकी डिटेल वहां पे आप फ्लेक्स से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, सादिक कैन इज फेमस फॉर कैलीग्राफर। ये पाकिस्तान के फेमस कैलीग्राफर है। नेक्स्ट है, जान शेर खान इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। है कमाल। जान शेर खान का जो ताल्लुक है वो स्क्वैश से था। स्क्वैश एक ऐसी गेम है जिसमें पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। यानी जहांगीर खान का नाम तो आपने सुना हुआ होगा, जिसे यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि भाई इस मिलियनियम के, यानी इस 1000 साल में, इस 1000 साल का जो सबसे
यानी मिलियनम क्रिकेटर, सॉरी, मिलियनम स्पोर्ट्समैन का जो अवार्ड था वो इसे दिया गया कि यानी इस 1000 साल का जो सबसे ग्रेट स्पोर्टमैन है वो जहांगीर खान है। अब जहांगीर खान साहब को पहले देख लेते, फिर जान शेर की तरफ आते। अब इसको इतना बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया कि भाईजान 1981 में, 1981 से लेके 1986 तक, ये जो 5 साल बनते, इन 5 सालों में अनबीटेबल रहे, कोई मैच नहीं आ रहा। इस दौरान 1981 से लेके 1986 तक मैच जहांगीर खान साहब ने नहीं आ रहा। सवाल कर। और इस दौरान उन्होंने मैच खेले कितने? 555। 555 इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं जहांगीर खान साहब इस 5 साल के दौर में, और बिल्कुल अनबीटेबल है। इस दौरान 1981 से लेके 1991 तक, 1981 से, सॉरी, 1982, 1982 से लेके 1991 तक 10 साल तक वो ब्रिटिश ओपन के चैंपियन रहे, अनबीटेबल रहे। ब्रिटिश ओपन वन ऑफ द लार्जेस्ट या वन ऑफ द बिगेस्ट जो मैच है स्क्वाश के में, उसके चैंपियन रहे हैं लगातार 10 साल तक। 1982 से लेके 1991 तक अनबीटेबल रहे, लगातार चैंपियन रहे। छह, यानी 10 दफा उन्होंने ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप जीती, और 6 दफा उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। पूरी दुनिया में इनका अगर किसी ने फिर मुकाबला किया तो जनाब वो भी फिर पाकिस्तानी ही था जिसने इसका मुकाबला किया। और वो कौन था जी? वो था जनाब जान शेर खान साहब। जान शेर खान एक लेजेंडरी पर्सन का नाम है। ये वो बंदा है कि जिसने जहांगीर खान को शिकस्त दी। पूरी दुनिया में इसे कोई और नहीं हरा सका। इसे किसने हराया जी? जान शेर खान। जब जान शेर खान आता है फिर इनका आपस में मुकाबले शुरू होते हैं। टोटल कभी जान शेर खान जीत रहा है, कभी जहांगीर खान जीत रहा है। मेरा ख्याल है तकरीबन, शायद मैं जो पढ़ा था कि इन्होंने आपस में 36 मैच खेले। 36 में से जो 19 मैच थे वो जान शेर खान ने जीते थे, और 17 मैच फिर जहांगीर खान ने जीते थे। और वर्ल्ड चैंपियन ये जो दरमियान में नहीं बना, यानी ये जो तकरीबन 30 साल का अरसा रहा है, इस 30 साल के अरसे में जहांगीर खान साहब जीत रहे। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि जहांगीर खान नहीं जीता, तो वहां पे कौन जीता होगा जी? जान शेर। जहांगीर खान का हमने देखा कि इसने 10 ब्रिटिश ओपन जीते, 6 इसने वर्ल्ड ओपन जीते। लेकिन अगर जानशेर खान साहब की तरफ देखें तो जानशेर खान साहब 6 दफा ब्रिटिश ओपन के चैंपियन रहे। जहांगीर खान 10 दफा, ये 6 दफा ब्रिटिश ओपन। जबकि जो वर्ल्ड चैंपियन है जहांगीर खान साहब 6 दफा रहे, जबकि जो जानशेर खान है वो 8 दफा रहा। यानी जहांगीर खान में इस मामले में उससे आगे गुजर गए। तो ये था जी थोड़ा सा जहांगीर खान के बारे में। दोनों को पाकिस्तान ने हाईएस्ट अवार्ड्स दिए हुए हैं। इसको इनको यानी जहांगीर खान को भी हिलाल इम्तियाज दिया हुआ है, जान शेर खान को हिलाल इम्तियाज, तारा इम्तियाज, निशान इम्तियाज, सारे अवार्ड्स दिए हुए हैं। अभी हाल ही में 2023 में इसे निशान इम्तियाज भी दिया गया। तो ये था जी स्क्वैश की तारीख में थोड़ा सा हमारे दो लेजेंड्स का तज़किरा। पेपर में आपको, आपने देखा भी होगा, नेक्स्ट हम देखते भी रहेंगे कि वो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं या जो फेमस प्लेयर्स हैं उनका वो पूछ रहा होता है कि ये कौन थे, इनका किस गेम से ताल्लुक था। तो जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कैनाल कनेक्ट्स द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन? पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कौन सी कैनाल बना रही है? तो उस कैनाल का नाम है जी पनामा कैनाल। हमारे पास अगर हम नक्शा देखें तो हमारे पास जब अमेरिकाज को देखते हैं, थोड़ा सा इस किस्म की ना अमेरिकाज की शक्ल है, ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे। यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारे पास साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे ना ये ज्यादा बन गया, थोड़ा सा ब्रेक, बिल्कुल ब्रेक है। तो यहाँ पे ना छोटे छोटे से ममालिक हैं। तो इस यहाँ पे एक मुल्क है, उसका नाम क्या है जी? पनामा। इसके इस तरफ है पैसिफिक ओशन, इस तरफ है अटलांटिक।
अब इनको अटलांटिक से चक्कर लगाने के लिए सबको इधर से इधर गुजरना पड़ता। इन लोगों ने फिर क्या किया जी, यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर से एक नहर बना दी, जिसे क्या नाम दिया गया जी, पनामा कैनाल, जिसने अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को बना दी। इसी तरह स्विस कनाल है, जो इजिप्ट ने बनाई। तो ये पनामा कनाल। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज नो मून। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मरकरी है, जो शॉर्ट स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, उसका भी कोई मून नहीं। मरकरी के बाद हमारे पास वेनस है, इसका भी कोई मून नहीं। उसके बाद हमारे पास अर्थ आ जाती है, अर्थ का हमारे पास एक मून है। उसके बाद हमारे पास मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स आ जाता है, मार्स के हमारे पास टू मून्स हैं। देन फिर हमारे पास आ जाता है जुपिटर। अब जो नेक्स्ट मून्स हैं वो थोड़े से मुतनाज़ हैं। यानी अगर आप नासा को देखेंगे तो नासा कह रहा है कि जुपिटर में 95, लेकिन अगर आप पीपीएससी के एमसीक्यू देखेंगे तो वहां पे दो सवाल आ रहे होते हैं। बाज दफा आपको 67 देखने को मिलेगा जुपिटर के मून्स, और बाज दफा आपको 79 मिलेगा। तो ये दो ऑप्शंस आपके पीपीएससी में चलते हैं, 67, 79। जबकि इन रियल इस वक्त जो है वो 95 है। यानी ये रोजाना की बुनियाद पर दरियाफ्त हो रहे होते हैं, तो बुक्स नहीं अपडेट हो रही होती, जो हमारे पूछने वाले हैं वो अपडेट नहीं हो रहे होते। तो पेपर में हमारे पास 67 या 79 आमतौर पर पूछा जा रहा होता है, जबकि रियल इस वक्त 95 हो चुके हुए हैं। इसी तरह सेटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनका भी रोल है। तो मेरा ख्याल है कि इससे नहीं दिखते। लेकिन अगर देखना चाहें तो बता दूं यार, वैसे बाद में आप लोग ज्यादा परेशान हो जाओगे। सेटर्न, इसके बाद मरकरी, वेन्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर। सेटर्न सेटर्न है हमारे पास, उसके हमारे पास हैं 82, जो पेपर में पूछे जाते हैं। इन रियल 142 है। उसके बाद यूरेनस है हमारे पास है, इसके 27। इन रियल अब 28 हो चुके हुए हैं, लेकिन वो 27 ही चलता आ रहा है। इस तरह अगर नेपच्यून को देखें आप, जो हमारा आखिरी प्लानट है, उसके 13 प्लान मून्स हैं। असल में इसके भी 16 हैं, लेकिन पेपर में 13 दिख रहे होते हैं। तो ये मैंने दोनों आपको इसलिए बता दिए कि आपको रियल भी पता हो, लेकिन जो पीपीएससी का वो एक बना हुआ है आपके पास, उनका एमसीक्यूज बैंक, उसमें वो ही प्रीवियस वाले ही वो उठा के फेंक रहे होते हैं। तो आपको वो प्रीवियस वाले भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, कि ये ना हो कि बंदा अपडेटेड के चक्कर में, थोड़ा सा आगे बढ़ने के चक्कर में मार ना खा जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जी, विच सिनोनिम ऑफ इम्पीटस। ये हमारे पास इम्पीटस का मतलब होता है तेज, तो रैश, तेज। नेक्स्ट है हमारे पास, विच यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन 1969। 1969 में कौन सा यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आता है, तो वो थे जी रिचर्ड निक्सन। अब तक पाकिस्तान में 5 यूएस प्रेसिडेंट आए, 5 यूएस प्रेसिडेंट्स ने पाकिस्तान का विजिट किया। पहला जो विजिट होता है जनाब, वो होता है 1959 में। ये अनऑफिशियल सा विजिट था जनाब, आइजन का। आइजन हावर ने 1959 में पाकिस्तान का विजिट किया। अब उस वक्त हुकूमत किसकी होगी, ये अयूब खान साहब की। 1958 से लेके 1969 तक अयूब खान साहब है। अच्छा, उसके बाद अगला विजिट जो होता है जनाब, वो जॉनसन का होता है। सेकंड उनके जो प्रेसिडेंट है जॉनसन, वो आते हैं 1967 में। स्टील अयूब खान साहब है। देन फिर अगला जो आता है जी, 1969। अब उस वक्त क्यों आ रहा है भाई, कोल्ड वार चल रही है, जंग चल रही है, जंग। रशिया और अमेरिका ने आपस में लड़ना है, तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। इसलिए बार बार वो पाकिस्तान का चक्कर लगा रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के भाई हम रशिया को किस तरह से देख सकते हैं। जॉनसन साहब 1967 में आ रहे हैं। 1969 में हमारे पास रिचर्ड निक्सन आ गया। देन फिर हमारे पास 2000 में बिल क्लिंटन आता है, मुशर्रफ साहब के दौर में, जब वो 9/11 से कुछ टाइम पहले की बात है। और फिर जॉर्ज W.H. बुश जो है वो 2006 में आता है। तो ये टोटल 5 बंदे हैं जिन्होंने विजिट किया। इनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका ईयर भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों पता होना चाहिए। सबसे पहले आइजनहावर, सेकंड हमारे पास जॉनसन 1967 में, थर्ड हमारे पास निक्सन, फिर हमारे पास 2000 में बिल क्लिंटन, और फिर जॉर्ज W.H. बुश। तो ये 5 लोग, 5 यूएस प्रेसिडेंट्स ने अभी तक पाकिस्तान का
विजिट की है। अगर थोड़ा सा मजीद हम मूव करें, नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान रिसीव डैश रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ जुलाई टू सितंबर। तो मूनसून होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने वेदर को देख लेना है कि जो मूनसून का सीजन है वो सिर्फ साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया से जब हवाएं आती हैं तो यहाँ पे बारिशें बरसाती हैं जुलाई से सितंबर तक। ओवरऑल हमारे पास जो दो किस्म के मौसम होते हैं, मौसम सर्मा गर्मा। या अगर इससे फसलों को रिलेटेड करें तो हमारे पास दो किस्म की फसलें हैं, फसल रबी, फसल खरीफ। रबी हमारे पास सर्दियों की है और फसल खरीफ जो है वो हमारे पास गर्मियों वाली फसलें हैं। अब रबी का असल मतलब क्या होता है? स्प्रिंग। यानी इसमें सर्दियों में कौन सी सब्जी आप बीज रहे होते हैं? आप गंदम वगैरह बीज रहे होते हैं। और खरीफ गर्मियों की सब्जी जिसमें आप नरमा कपास वगैरह बीज रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फसलें, कुछ मौसम आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है, अब थोड़ा सा ऐसे चीजों को स्पीड अप करते हैं ताकि हम कुछ कवर भी करें। अभी तक हमारे एमसीक्यूज ज्यादा ही कम है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर थ्रू विच रिक्वायर्स नो फिजिकल मीडियम। हमारे पास एनर्जी मूवमेंट के तीन सोर्सेज होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अगर हमारे पास सॉलिड होगा तो कंडक्शन के जरिए मूवमेंट होगी, वाइब्रेशन के जरिए। अगर लिक्विड होगा तो कन्वेक्शन या गैस हो। या फिर जिसके लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं है वो हमारे पास रेडिएशन, जिसके थ्रू ये सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है। नेक्स्ट है द राइटर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज। अमेरिकन इंडिपेंडेंस, सॉरी, अमेरिकन जो डिक्लेरेशन था उसका राइटर कौन था? जेफरसन था। जेफरसन कौन है? उनका थर्ड प्रेसिडेंट। उनका पहला प्रेसिडेंट कौन है जी? कोई बताएगा? जॉर्ज वाशिंगटन। एग्जैक्टली, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। जी जी, जॉर्ज वाशिंगटन उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट है, जिन्होंने बकायदा ये अनाउंसमेंट की, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था 1776 में फिलाडेल्फिया के मुकाम पे। 1776 में जुलाई 1776 में जो अमेरिका था वो आज़ाद होता है बरतानिया से। और उसको लीडर कौन है उस वक्त? जॉर्ज वाशिंगटन, जो बाद में फिर उनके पहले प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। देन उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है जॉन एडम्स। जॉन एडम्स के बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है थॉमस जेफरसन। तो थॉमस जेफरसन साहब हमारे पास थर्ड प्रेसिडेंट हैं। आजकल उनके प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जो बाइडेन साहब। और इससे पहले ट्रंप थे। और अपकमिंग में देखो इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें कमला हैरिस और जो ट्रंप हैं वो दोबारा से मद्दे मुकाबिल हैं। इसमें कुछ और डिटेल्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं, कुछ और चीजें भी आप कवर कर सकते हैं। यानी उनकी पार्टीज भी आप, यानी वहां पे अब टू पार्टी सिस्टम है। यानी वहां पे रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट्स हैं। अब वहां पे आपसे नेक्स्ट ये भी सवाल पूछा जा सकता है, भाई कौन सा प्रेसिडेंट किस पार्टी से था? यानी इस वक्त है जो बाइडन, वो डेमोक्रेट है। जो बाइडन से पहले रिपब्लिकन, वो जो ट्रम्प था वो रिपब्लिकन था। ट्रम्प से पहले हमारे पास था बराक ओबामा, वो भी डेमोक्रेटिक था। अभी हम हमारे पास जो दो कंपीट कर रहे हैं, अब जो आगे नवंबर में इनके इलेक्शंस होने वाले हैं। आजकल जो सदारती इंतखाबात हैं अमेरिका के वो हाईलाइट हैं। तो ये आपने डिटेल में कवर करने हैं। हम भी इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं आपको बकायदा इस पे एक लेक्चर दे दूंगा अमेरिकन इलेक्शंस पे, क्योंकि अब जो अपकमिंग पेपर्स हैं उनमें ये सवाल लाजमी आपसे पूछे जाने हैं। ओके। ओके, तो हमारे पास इस वक्त जो दो कैंडिडेट्स मुकाबला कर रहे हैं वो कमला हैरिस एंड ट्रंप। जो कमला हैरिस है वो डेमोक्रेटिक है और जो ट्रंप साहब हैं वो रिपब्लिकन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनिम ऑफ जोकोस, खुशतबा। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा भाई जो वो सड़ा सड़ा सा रहता टल। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वोन आईसीसी वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम। सबसे ज्यादा दफा जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है वो किसने विन किया? तो वो जनाब हमारे पास हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 5 दफा वर्ल्ड कप विन किया है। यानी सबसे पहले जो वर्ल्ड कप शुरू कब हुआ? 1975 के अंदर।
जब वर्ल्ड कप शुरू होता है तो पहला वर्ल्ड कप कौन जीतता है जी? वेस्ट इंडीज। सेकंड वर्ल्ड कप यानी ये हर 4 साल बाद होना होता है। सेकंड वर्ल्ड कप दोबारा से वेस्ट इंडीज जीत जाता है 1979 में। उसके बाद थर्ड वर्ल्ड कप होता है 1983 में, वो इंडिया जीत जाता है। इंडिया का आपने याद रखना है लाजमी। इंडिया जीता किससे जी? वेस्ट इंडीज से। यानी पहले 2 दफा वेस्ट इंडीज जीत गया, तीसरी दफा भी फाइनल तक गया लेकिन इंडिया से हार गया। तो तीसरा 1983 में ये जीत गया। उसके बाद 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीत गया पहली दफा। 1987 में ऑस्ट्रेलिया पहली दफा जीता है। 1987 के बाद अगला जो होता है वो 1992 में होता है। और वो कौन जीतता है जी? कौन जीता भाई? पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान जीता। अब यहाँ पे वो मजीद सवाल पूछता है, 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, किससे वो जीता? पाकिस्तान ने जीता था सर। जी बच्चे, इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप जीता उस वक्त रनर अप टीम कौन सी थी? इंग्लैंड। ये भी पेपर में पूछा जाता है भाई। पाकिस्तान 1992 का जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड सर से न्यूजीलैंड थी। इंग्लैंड से जीता था। और वो जो मैच था वो कहाँ पे हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ। इंडिया में। नहीं नहीं बच्चे, 1992 वाला ऑस्ट्रेलिया में हुआ है जो पाकिस्तान जीता है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों। जी जी, दोनों ममालिक में हुआ लेकिन ये वाला ऑस्ट्रेलिया में होता है ना, फाइनल हुआ है। वैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने होस्ट किया है ना। तो पाकिस्तान सर 1992 वाला जीतता ऑस्ट्रेलिया है में हुआ है। 22 रन से ये मैच जीता पाकिस्तान। वो आपने जब वो देखा होगा कि 22 रन से जीतने वाला 22 साल बाद 22वां प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ऐसी जो मशहूर बातें होती हैं वो आपने याद रखनी होती है कि वो आपको याद रहती हैं। 22 रन से वर्ल्ड कप जीता। उसके 22 साल बाद एफर्ट की, यानी 1996 में वो सियासत में आते हैं, 2018 में वजीर आजम इमरान खान साहब बनते हैं। तो वो 22वें प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो 22 साल उसकी पीटीआई बनती रही, वो 22 साल बाद 22वां वजीर आजम बन गया। अच्छा, इसमें सपोर्टर होना ना होना जरूरी नहीं है, मैं भी सपोर्टर नहीं हूँ लेकिन बहरहाल चीजें याद रखने के लिए आप इस तरह के वाकयात से लिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो 1992 का जो वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड से पाकिस्तान ने जीता, 22 रन से जीता। और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अच्छा, उसके बाद 1996 का वर्ल्ड कप कोई और ले गया, हमारे काम का नहीं है। 1999 का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान फाइनल में जाके हारा है। 1992 का वर्ल्ड कप हमने जीता है। 1999 का जो वर्ल्ड कप है उसके हम फाइनल में गए थे। और फाइनल में जाके हम किससे हारे थे जी? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया पहली दफा कब जीता? 1987 में। उसके बाद फिर 1999 में पाकिस्तान को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप जीता है, फिर वो जीतता ही चला गया। 1999 के बाद 2003 वाला हुआ, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उसके बाद 2007 में होता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उसके बाद अभी हाल ही में जो हुआ है 2023 का, ये दोबारा से फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो टोटल 5 दफा ऑस्ट्रेलिया ये जीता है, सबसे ज्यादा दफा 5 दफा। ये दोनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपका पाकिस्तान से भी कुछ सवाल आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन आ सकता है आपसे, इंडिया का आ सकता है। इंडिया ने कौन कौन से जीते जी? एक तो 1983 का जीता, और उसके अलावा 2011 वाला जीता जिसका सेमीफाइनल पाकिस्तान हारा था इंडिया से मोहाली में। सर 2009 का भी नहीं था जी? तो ये 2011 में, अच्छा ये इंडिया का हो गया। इसी तरह जब आपने पढ़ना है तो फिर बाकी भी क्रिकेट के जो सारे इवेंट्स देख लेने हैं। नेक्स्ट जो 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 इवेंट आता जाएगा इंशाल्लाह उसकी डिटेल में आपको करवाता भी जाऊंगा। होपिंग दैट आपका जो सारा सिलेबस है तमाम सब्जेक्ट्स का वो यहाँ पे पास्ट पेपर्स में हम अपकमिंग डेज में कवर भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अबॉलिश्ड स्लेवरी? स्लेवरी किसने खत्म की थी जी? अब्राहम लिंकन ने। 1776 में वो आजाद होते हैं। उसके बाद अमेरिका के दो यानी अमेरिका दो पार्ट्स में डिवाइड होता था, नॉर्दर्न पार्ट एंड साउथर्न पार्ट, यानी नॉर्दर्न कॉलोनीज या साउथर्न कॉलोनीज, या नॉर्दर्न अमेरिका या साउथर्न अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका था वो बिजनेसमैन थे, और जो साउथ अमेरिका वाले थे ये एग्रीकल्चर वाले थे। और यहाँ पे जो काले लोग थे वो क्या थे जी? गुलाम, स्लेव। ये जो नॉर्थ वाले थे ये चाहते थे कि जो स्लेवरी है वो खत्म हो जाए,
लेकिन जो साउथ वाले थे ये स्लेवरी खत्म नहीं होने देते थे, तो इनके भी आपस में जंग शुरू हो गई, सिविल वार शुरू हो गई। 1761 से लेके 1765 तक इन लोगों ने जंग लड़ी। फाइनली ये साउथ वाले हार गए, स्लेवरी खत्म हो गई। और उस वक्त प्रेसिडेंट कौन है जी? अब्राहम लिंकन। ठीक है जी। अब्राहम के लिंकन के दौर में ये जंग लड़ी गई, सिविल वार होती है, और अब्राहम लिंकन के दौर में स्लेवरी खत्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब आपको याद होगा कि प्राइमरी क्लासेस में आपने वो फ्लावर पढ़ा था। वो एक बड़ी ना मजे की इस किस्म की एक तस्वीर होती थी। या थोड़ा सा साइड पे बनाता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है। ऐसे ना ऐसे एक वो तस्वीर मेरे ख्याल फोर्थ क्लास में शायद आपके बनी होती थी ऐसे। इसमें ना ऐसे एक तो पेन थोड़ा सा वो आपने दोबारा कर लेना, ठीक है। समझ इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे सर पास। ये कब जी भाई। सर ये कब तक क्लास चलेगी? 10-15 मिनट और है। ओके। तो ये हमारे पास फ्लावर आप लोग देखा करते थे। इसमें हमारे पास ये जो थी हरी वाली, इसे हम कहते थे जी, क्या कहते होते थे? हम्म, सर सेपल। हाँ, एप्पल। सेपल। सेपल्स। जी जी, सेपल्स बिल्कुल। अच्छा, इसके ये सेपल होगी हमारे पास, जो ग्रीन पत्तियां होती हैं, जो रंगीन पत्तियां होती हैं, ये हमारे पास पेटल्स होगी। ठीक हो गया। ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ये वाली बनी हुई है, ये उसका है हमारे पास फीमेल पार्ट। और ये जो फिलामेंट्स हैं, ये हमारे पास इसका मेल पार्ट हो गए। अगर हम देखें मेल पार्ट को, तो ये जो डंडी है मेल पार्ट की, ये वाली, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के कार्नर पे यहाँ पे उनके जो वो होते हैं हमारे पास स्पर्म्स कह लें, तो वो इस जगह पे होते हैं। और इस जगह को कहते हैं हम लोग एंथर। यानी इसका जो मेल पार्ट है, ये मेल स्पर्म जो होते हैं, वो एंथर के अंदर होते हैं। इस डंडी को, मेल पार्ट की डंडी को फिलामेंट, और जो ऊपर ये हमारे पास पोर्शन है जहाँ पे वो होते हैं पोलन्स, या वो एंथर कहलाता है। अब ये जो पोलन्स हैं यहां से मूव करते हैं फीमेल पार्ट की तरफ, ये इसका फीमेल पार्ट है। सबसे ऊपर जहां पे पोलन्स आके गिरते हैं, उसे आप कहते हैं स्टिग्मा। ये ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा। तो ये जो डंडी है यहाँ पे, ये सर, ये इसे आप कहते हैं जनाब स्टाइल। स्टाइल। और ये जो मोटा सारा ये सारा हिस्सा है, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? जी ये सर। हमारा यस सर। मोटा सारा हिस्सा है, ये जी है सर। ओवरी। और ओवरी के अंदर हमारे पास होता है जी ओव्यूल। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ओव्यूल होता है। ये ग्रीन पार्ट हमारे पास ये ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये स्टिग्मा, और सॉरी ये स्टाइल, और ऊपर ये स्टिग्मा। ये हमारे पास हो गया सारा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम कहते हैं कार्पल। फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? कार्पल, या फिर पिस्टल कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों हिस्से मिला के फीमेल पार्ट बन गया। और एंथर फिलामेंट बना के मेल पार्ट बन गया। मेल पार्ट को आप कहते हैं स्टेमन। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास फ्लावर के कुछ हिस्से हो गए। अगर वो एक पूछ सकता है तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो जब आपने एक देखा तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह से रिलेट करके सारे आसान हो जाएंगे। सवाल याद करने का तरीका यही होता है। अगर आप ये चाहें कि आप एमसीक्यूज याद कर लें, कभी भी नहीं हो सकते। हमेशा जो चीज भी आप पढ़ रहे होंगे उससे की एक स्टोरी बना के
चीजों को आपस में लिंक करके कहानी बना के बना कर रहे होंगे। मेरा जो तरीका होता है कि मैं जो भी पढ़ा रहा होता हूँ, हमेशा एक स्टोरी डिवेल्प करवा रहा हूँ। अभी असल में चीजें चूंकि हमने एमसीक्यूज करने हैं और बहुत सारे करने हैं और बहुत सारी चीजें करनी है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कहानी आपको कम सुना रहा हूँ। अदरवाइज सीन ये होता है कि मेरी हर चीज से रिलेटेड कोई ना कोई मैंने स्टोरी बनाई होती है। यानी जब मैंने आपको जेफरसन की बात बतानी है तो मैंने यहाँ पे कोई ना कोई आपको स्टोरी बना देनी है। जब मैंने आपको वो चीजें याद करने के लिए बतानी तो मैंने हर चीज के साथ कोई ना कोई स्टोरी, उसको याद करने के लिए कोई एक्रोनिम, कुछ ना कुछ उसके साथ जरूर अटैच किया होता है, ताकि वो चीज आपको याद रहे, भूले ना। यही इसका तरीका होता है। बहरहाल थोड़ा सा 10 मिनट में हम मजीद कवर करते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स हैज ब्राजील वॉन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप। तो इस तरफ विनर है सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, 5 दफा। तो दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा विनर है वो कौन है जी? ब्राजील, वो भी 5 दफा विन कर चुका हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इज सिचुएटेड इन। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के अंदर, उसका जो सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, वहां पे है। और वो दी किसने थी जी? फ्रांस ने। क्यों दी थी? उनकी आजादी के खुशी में, अ, उनकी जो योम आजादी था उस पे उन्होंने इसको गिफ्ट किया। अब फ्रांस क्यों गिफ्ट कर रहा है? क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड आपस में दुश्मन है। जब जंग हो रही है बर्तानिया के साथ अमेरिका की, तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? फ्रांस। तो फ्रांस और बर्तानिया आपस में दुश्मन है, चूंकि इन्होंने बर्तानिया से आजादी ली, तो उसी खुशी में फिर फ्रांस अमेरिका को जो है जी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी मदनी सूराज ऑफ होली कुरान आर देयर। कुरान पाक में कितनी मदनी सूराज हैं? 28। टोटल हमारे पास सूरत कितनी है? 114। 114 में हमारे पास 28 सूरतें जो हैं वो मदनी है, और 86 जो हैं वो मक्की है। कंसेप्ट आपको पता होगा कि हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई वो मक्की है, हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई वो मदनी मदनी। है। अब इसमें थोड़ा सा वो मजीद पूछ लेता है कि वो बाज दफा वो आपको सूरतों के नाम बता देता है कि भाई बताओ ये वाली जो सूरत है ये मक्की है या मदनी है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट सूरत है उनका आपको पता होना चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल सूरत फातिहा आपको पता हो मक्की है मदनी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, फिर मैं आपको सूरतें पे आता हूँ। जो लंबी सूरतें हैं वो मदनी है, जो शॉर्ट सूरतें हैं वो मक्की है। ये पहला ही निशानी। दूसरी निशानी ये कि जो मक्की सूरतें हैं वहां पे तौहीद और सलात की बात है, मुशरिकीन को डराने की बातें, अल्लाह की तरफ दावत देने की बातें। जबकि जो मदनी सूरतें हैं वहां पे अहकामात हैं, वहां पे रोजे का हुक्म होगा, वहां पे ज़कात का हुक्म होगा, वहां पे हज का हुक्म होगा। तो बाज सूरतों की हमें आयात आती होती हैं, तो वो याद रख लेना कि अगर उस उन आयात में हुक्म वाली कोई बात है तो वो फिर मदनी सूरत होगी। जैसे फातिहा सूरत मक्की होगी। उसके बाद पहली सूरत आ गई बकरा, लंबी सूरत है, मदनी है। सूरत आल इमरान, मदनी सूरत आ गई। उसके बाद सूरत निसा है, सूरतुल माइदा है, मक्की मदनी सूरतें। उसके बाद जंगें लड़ी जा रही हैं, अनफाल में माल गनीमत की बात हो रही है, गजवा बदर की बात हो रही है, मदनी है। सूरत हिजाब, गजवा हिजाब मदीना में लड़ी। सूरत तौबा में आपने पढ़ा है कि वो मसारफ ज़कात के बारे में सारा हुक्म है, तो ज़कात का हुक्म जहाँ पे आ रहा है लाजमी सी बात है वो हो गई सूरत तौबा। हज, सूरतुल हज, हज का हुक्म आया तो वो भी हो गई। ठीक है। सूरतुल फतह, फतह की बातें हैं, फतह मक्का के बाद आई है, मदनी सूरत। यानी इस तरह से निशानियां लगा लेनी है। जो मशहूर सूरतें हैं इसके अलावा सूरत यासीन जो है वो सूरत मक्की है, और जो सूरत रहमान है वो मदनी सूरत है। सूरत यासीन मक्की सूरत, सूरत रहमान मदनी सूरत। इसी तरह सर वैसे जो मदरी सूरत हैं उनमें सोशल लॉज और ड्यूटीज की बात हुई हुई है। जी जी बच्चे, बिल्कुल यही बात है। इस तरह सूरत आखिरी जो सूरतें हैं तीनों, सूरत अखलास, सूरत फलक, सूरत नास, ये जो तीनों सूरतें हैं ये चारों कुल, सूरतुल काफिरून भी, जो चारों कुल है ये चारों मक्की हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका मक्की मदनी का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो सूरज की थीम है वो भी इंपॉर्टेंट है कि किस सूरत में किस बारे में बात की गई। यानी सूरत बकरा में कौन से अहकाम हैं, बाकी कौन से हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा से जब सूरतों की कोई बात आएगी तो फिर वहां पे हम वो चीज डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द इडियम अबव फोल्ड मीन्स। अबव फोल्ड, अपर पार्ट। अपर पार्ट वो न्यूज़पेपर का हो सकता है या किसी भी चीज का हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सूरा डैश इज नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान। कुरान पाक का दिल सूरत यासीन, और ब्यूटी ऑफ कुरान सूरा रहमान।
ठीक हो गया जी। हार्ट ऑफ कुरान सूरह यासीन है। ब्यूटी ऑफ कुरान सूरह रहमान। इसी तरह ओपनिंग ऑफ कुरान, उम्मुल किताब, वो हमारे पास क्या है जी, सूरतुल फातिहा। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हेन वाज राबिया बसरी बोर्न। तो ये असल में 99 हिजरी में पैदा होती हैं। यहाँ पे 95 या 96 ऑप्शन था, तो वो हमारा करीब करीब था, तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ पिच इन क्रिकेट इज। ये हमारा आई थिंक आखिरी सवाल करते हैं ऐसे। क्रिकेट में जो हमारी पिच है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो ये हमारे पास है जी 22 यार्ड्स। अब यहाँ पे सिर्फ इसे नहीं याद करना। जब आपने पिच की बात कर ली, क्रिकेट की बात कर ली, तो ज्यादा डिटेल में अगर नहीं भी जा रहे, तो कम से कम ये जो दो चार बातें होती हैं कि फॉर एग्जांपल जो पिच है उसकी लेंथ आपने पढ़ ली, वो कितनी थी जी, 22 यार्ड, हमें पता चल गया। उसके बाद उस पिच के अंदर और क्या होता है, विकेट्स होती हैं हमारे पास। कितनी विकेट्स होती हैं, 3। हर विकेट की जो लेंथ है वो कितनी है जी, 28 इंच। यानी हाइट जो है ना, विकेट की हाइट जो है वो 28 इंच होती है। और तीनों को मिला के जो इसकी विड्थ बनेगी वो जी 9 इंच। 9 इंच इसकी विड्थ है, 28 इंच इसकी लेंथ हो गई। अच्छा, इसमें 3 होती हैं, ठीक है। बाकी डिटेल पिच का पता चल गया। ग्राउंड का हो गया। जो बाउंड्री है वो 90 से 150 मीटर तक हो सकती है। ठीक हो गया। बाकी इसमें बाल्स का होता है, 2 किस्म की बाल्स इस्तेमाल होती हैं, वाइट एंड रेड। जिसमें वर्दी सफेद है वहां पे बाल कौन सी होगी, रेड। वर्दी सफेद कहाँ पे होती है, टेस्ट मैच के अंदर। तो टेस्ट मैच में रेड बॉल। और बाकी वजह जो रंगीन वर्दी होती है वहां पे व्हाइट बॉल होती है। यानी वनडे और T20 दोनों में व्हाइट बॉल है। टेस्ट मैच 5 दिनों का हो गया, वनडे 50 ओवर का हो गया, T20 20 ओवर का हो गया। ठीक हो गया। इसमें मजीद हमारे पास अंपायर्स होते हैं। एक हमारे पास 2 अंपायर वहां फील्ड पे खड़े होते हैं, तीसरा अंपायर जो पीछे स्क्रीन पे बैठा होता है। फील्ड के अंदर 2 अंपायर्स हो गए। अच्छा जी, इसमें आई थिंक ये कर लेते हैं। बाकी टीम्स का पता है मुझे, बाकी डिटेल्स फिर नेक्स्ट जब क्रिकेट आएगा फिर देख लेंगे। व्हेन विच गैस इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेज द ओजोन लेयर मोस्ट। ओजोन लेयर में सबसे ज्यादा जो नुकसानदेह चीज है वो है जी क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन सबसे ज्यादा, जो साइंस के बैकग्राउंड वाले हैं उन्होंने वो पूरा जो फार्मूला है क्लोरीन का तबाह करने का ओजोन को, वो पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हु कॉइंड द नेम यूनाइटेड नेशंस। बस यूनाइटेड नेशन देख के फिर एंड करते हैं। यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 को बनती है। जब ये बनती है उस वक्त इसके मेंबर्स कितने हैं, 50। 1939 से लेके 1945 तक जंग अजीम 2 होती है। थोड़ा सा मजीद पीछे जाएं तो वो 1914 में 1914 में हमारे पास जंग अजीम अव्वल होती है, 1914 से 1918। जब जंग अजीम अव्वल होती है तो इसके खात्मे के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है 1990 में। लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस का मकसद क्या था कि दोबारा जंग ना हो। लेकिन 1939 में दोबारा से जंग हो गई। जब दोबारा जंग होती है तो फिर ये जो दोनों थे मेजर, बरतानिया वाला विंस्टन चर्चिल था और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट, ये दोनों मेन बंदे, ये दोबारा से फिर इकट्ठे होते हैं। सोचते हैं कि नहीं यार, वो अगली तो काम नहीं किया, दोबारा से कोई तंजीम बनाते हैं यूनाइटेड नेशंस के नाम से। यूनाइटेड नेशंस का नाम कौन दे रहा है जी, रूजवेल्ट, जो कौन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जंग अजीम जोन में। तो बहरहाल अप्रैल 1945 में इसका जो चार्टर वगैरह वो साइन होता है। और साइन करने वाले उस वक्त कितने लोग हैं जी, 50। 24 अक्टूबर 1945 को ये लोग यानी जो यूनाइटेड नेशन है बकायदा काम शुरू करती है। और उस वक्त तक 51 ममालिक हो चुके होते हैं। यानी अप्रैल में 50 थे, उसके बाद पोलैंड ने भी कर लिया। जब 24 अक्टूबर 1945 को बकायदा स्टार्ट होते हैं तो उस वक्त 51 मेंबर होते हैं। पाकिस्तान कब ज्वाइन करता है, पाकिस्तान ज्वाइन करता है जी 30 सितंबर 1947। और पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, 56। इस वक्त तक जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं जी, 193। आखिरी कौन हुआ जी, साउथ सुडान। कब हुआ, 2011 के अंदर। ठीक हो गया।
सर एक ये भी आता होता है कि पाकिस्तान के साथ किस कंट्री ने किया था, तो वो कौन सी है? अफगानिस्तान। नहीं, हाँ, इसमें ये आता है कि पाकिस्तान की मुखालफत किसने की थी। इसकी जो मेंबरशिप है उसके लिए बाकी तमाम मालिक ने सपोर्ट किया था, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप थी उसके खिलाफ वोट किया था, ये पूछा जाता है। तो वो सर अफगानिस्तान यमन था। का है शायद के। जो कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का इशू था वो पख्तूनिस्तान वाला, यानी वो लोग ये क्लेम कर रहे थे कि जो ये जो सूबा सरहद है ये अफगानिस्तान का हिस्सा है तो ये हमें दिया जाए। तो उस बेस पे उन लोगों ने मुखालफत की थी। तो ये एमसीक्यू पेपर में आता है, कुछ भी किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ओके सर। चले, आई थिंक आज की क्लास यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं। कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। उसमें कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज करें, क्योंकि अगर यही स्पीड रही तो फिर तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। तो लेकिन ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती जाएंगी जो हमने पहले पढ़ी हुई होंगी। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा हमारी स्पीड भी ज़्यादा होती जाएगी। अगर आप लोग खुद तैयारी कर रहे हो तो फिर भी यही तरीका है कि यहाँ पे तो चूंकि हमने फिर भी कुछ ना कुछ स्किप किया है। यानी फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात आई थी तो हमने 5-7 बातें बताई। जब आप खुद कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि क्रिकेट से मुतालिक हर लफ्ज पढ़ना है। कब बनी, क्यों बनी, कैसे है, आईसीसी कहाँ पे है जी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई के अंदर। इसी तरह आईसीसी से मुतालिक फिर वर्ल्ड कप का जब आपने पढ़ लिया तो वर्ल्ड कप सारे आपने देख लिए, चैंपियन ट्रॉफीज देख ली, T20 वर्ल्ड कप देख लिए, वो सारे फिर आप एक ही दफा देख लेंगे तो नेक्स्ट आपको बार बार वो चीजें नहीं कवर करनी पड़ेंगी। हम भी इंशाल्लाह थोड़ा सा ऐसा ऐसा स्टेप पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो बेसिक से जो एमसीक्यूज हैं ये खत्म होना शुरू हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। 5-7 पेपर्स हमने कंप्लीट कर लिए तो इंशाल्लाह मैक्सिमम टॉपिक्स हमारे डन हो चुके होंगे। और उम्मीद है कि अगले 15-20 दिन में अगर आप लोग रेगुलर रहते हैं तो हमारा जो सिलेबस है पीपीएससी का असिस्टेंट का इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। और होपिंग दैट इस तरह से अगर हम पेपर्स सिर्फ कर लें तो 80 तक स्कोर इंशाल्लाह हम कर सकते हैं, कर लेंगे। अब आप लोगों का अगर कोई सवाल है सिंपली तो पूछिए जी प्लीज। चैट्स में आपके साथ साथ नहीं देख रहा था। अब अस्सलाम आप वालेकुम। जी बच्चे। सर ये क्लास 9 बजे ही होगी रोजाना डेली? जी 9 बजे क्लास हुआ करेगी। सर इस तरह तो कंडक्टिव क्लासेस हो जाएंगी 7:30 से 10:30 बजे बच्चे तक। ये आप लोगों ने मुकाबले का इम्तिहान पास करना है, बड़ी सीटों पे आना है। 2 घंटे क्लास लेना कोई मसला नहीं है आपके लिए। जी नेक्स्ट प्लीज। सर सर हमने ना अभी तक वैसे 40 जो है ना वो सवाल किए हैं, मगर यकीन करें सवाल कवर किए हैं मेरे ख्याल में। हमने 40 एमसीक्यूज नहीं किए, हमने इन रियल 40 वो टॉपिक्स काफी हद तक कर लिए। यानी इंशाल्लाह जब आप का पेपर दे रहे होंगे तो इस 40 में से कम 10-15 के एमसीक्यूज आए हुए होंगे। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि इस तरह से अगर आप सिर्फ 10 पेपर भी करके चले जाए ना तो आपका इंशाल्लाह पीपीएससी क्लियर हो जाएगा। सर जी बच्चे। सर जो यूएन के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो 51 नहीं है। पोलैंड ने साइन नहीं किया था, लेकिन उस टाइम वो था तो सही ना फाउंडिंग मेंबर में। बच्चे अब ये वो एक तो ऑप्शंस आप देखेंगे, दूसरा उसका सवाल पूछने का अंदाज देखेंगे। जिस वक्त चार्टर साइन हुआ तो चार्टर साइन करने वाले पहले बंदे थे 50। जब इसने बकायदा काम शुरू किया उस वक्त 51 थे। तो अगर वो चार्टर की बात करें फिर 50 है, अगर फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें फिर 51 नहीं आप करेंगे। ओके सर, यहाँ पे कुछ दो तरह के मुझे क्वेश्चंस मिले थे कि वो डिबेट वाले थे। जिस तरह आपने अली का बताया था कि उनका एरा बहुत अच्छा रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की स्टार्टिंग हिस्ट्री बच्चे से मेरी देखते बात हैं सुने, तो पलक में है बच्चे मेरी बात सुने। यहाँ पे वो जो डिबेटेबल वाले हैं वो स्किप कर दें, हमारा एमसीक्यू का पेपर है। वो मुझे थोड़ा सा अच्छा इसलिए लगा वो बंदा कि उस बंदे ने बजाते खुद इस्तीफा दिया, बाकी जितने भी थे उन सबको जबरदस्ती निकाला गया। वो इज्जत से आया, इज्जत के साथ गया, और उसके बाद वो पाकिस्तान में एक बाइज्जत शहरी रहा। इस वजह से मुझे वो बात अच्छी लगी, बाकी मेरा वो कोई कंसर्न नहीं है। ना हमारे यहाँ पे डिबेट की जरूरत है। हमने एमसीक्यूज करने हैं तो उस हवाले से पूछें जस्ट। जी बच्चे। सर सर जी जी। सर ये जो सर पीपीएससी टेस्ट होता है ये बीएस की बाद दे सकते हैं? जी ग्रेजुएशन के बाद होता है। उससे पहले नहीं दे सकते? पहले हो सकता है वो, यानी मैक्सिमम जो पेपर्स हैं वो ग्रेजुएशन बेस है, लेकिन एफएससी बेस, आईसीएस बेस, इंटर बेस भी होते हैं। जिस तरह कनाल पटवारी का भी पेपर था, इस तरह एफएससी बेस भी बेशुमार पेपर्स होते हैं। सर
आप मेरी जरा इन्फॉर्मेशन क्लियर करिएगा कि जो पीपीएससी के टेस्ट है वो सिर्फ टीचिंग के लिए होता है? बच्चे हर पोस्ट के लिए होता है, जो असिस्टेंट, यानी जितने भी पीपीएससी क्या है असल में, एक टेस्टिंग एजेंसी है जो हर पोस्ट के लिए टेस्ट लेती है। तो ये जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी सरकारी महकमे, सबके लिए पीपीएससी हो रहा होता है पंजाब लेवल सर इंटेलिजेंस, पुलिस, इन सब के लिए भी? का। पुलिस के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, एएसआई के लिए, सबके लिए पीपीएससी ही होता है। तो सर ये जो भी हमें बताया जाता है कि पुलिस के लिए तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक उसका एकेडमिक क्राइटेरिया टेस्ट और एक उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो वो किस लिए होते हैं फिर? बच्चे वो कांस्टेबल के लिए होता है, जो पीपीएससी का जो सब इंस्पेक्टर के लिए है या अपर पोस्ट के लिए, वहां पे कोई भी फिजिकल वगैरह नहीं होता, जस्ट आपका पीपीएससी टेस्ट होता है। बस एकेडमिक क्राइटेरिया अपने आप को बेटर करना है? जी बिल्कुल। उसके लिए सर अच्छा। हाइट, वेट, ये सब मैटर नहीं करता? क्या मैटर नहीं करता? हाइट, वेट वगैरह वो हाइट, बताते हैं ना? हाइट मैटर करती है, यानी मेडिकल आपका मैटर करता है, फिजिकल मैटर नहीं करता। जी बच्चे नेक्स्ट। ये ओके। कंफ्यूज आपने कहा था कि दीन इलाही डिमोलिश किया गया था शहजादा सलीम की तरफ से, जो कि अकबर के बेटे हैं। जी दोबारा से खुरम। मैं कह रहा था कि आपने कहा कि जो दीन इलाही था अकबर की तरफ से जो कि बनाया गया था, हाँ जी हाँ जी। तो उन वो डिमोलिश किया गया था उनके बेटे सलीम की तरफ से। जी जहांगीर की तरफ से, बिल्कुल। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि औरंगजेब आलमगीर जो कि उनके बाद आते हैं, वो करते हैं ऑफिशियली डिमोलिश। बच्चे जो मैंने बता दिया वो ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसे छोड़ दें। वैसे वो हालांकि सर नोट्स थे। बस छोड़ दें सारे, जो अब मैंने बता दिया वो उसे फॉलो कर लें। थैंक यू सर। जी सर इसमें जो हमारे 3 चांसेस होते हैं पीपीएससी में, वो एक पोस्ट के लिए होते हैं या ओवरऑल पीपीएससी में बच्चे, होते हैं? एक पोस्ट के लिए होते हैं और उसे स्किप कर दें। असल में उसके अंदर बड़े सारे चक्कर होते हैं, वो सिर्फ आपको डराने के लिए है, बाकी और कोई भी चक्कर नहीं है। वो एक महकमे के अंदर एक पोस्ट के लिए 3 चांस है, उसमें भी पास फेल वाला चक्कर होता है। तो असल में यूं समझ ले कि चांस वाला कोई चक्कर ही नहीं होता, बेफिक्र होकर पेपर दिया करो, कुछ नहीं होता। जी नेक्स्ट। ओके। सर हमें ये सर पीडीएफ सकते हैं ताकि हम इसको। बच्चे मैंने आपको वो ग्रुप में भेज दिए थे पीडीएफ इसके। सर इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी ना? जी बच्चे। सर कह रही है कि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है? जी जी बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग होती है पीपीएससी में। सर सर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स कट कर दिए गए हैं। किस चीज के? एकेडमिक यानी जो हमारी नहीं अभी नहीं कट हुए, क्वालिफिकेशन। नहीं अभी नहीं कट हुए। ओके। जी बच्चे। सर ये शुरू किया था, ये औरंगजेब ने किया था या जहांगीर ने किया था? क्या चीज? सर ये जो तहरीक चली थी उसने की थी शेख अहमद सरिंदी ने, उसके बाद जो जजिया लेना शुरू किया था वो जहांगीर ने किया था या औरंगजेब ने दोबारा लेना शुरू किया था? औरंगजेब ने जजिया शुरू किया था। और सर ये लॉन्गेस्ट जो टेन्यूर है वो हमारे पास लियाकत अली खान का है या यूसुफ रजा गिलानी का है कंजेक्टिव? लॉन्गेस्ट लियाकत अली खान का कहाँ से आ गया, उनका तो 47 से 51 है। हाँ, ये डेज आप देख लीजिएगा। लियाकत अली खान का तो नहीं, आई थिंक। ये डेज आप देख लें। जी बच्चे। होल्डन। हाँ, हिस्ट्री में ना एक सवाल था कि जो मुगल के हम ये रिफॉर्म्स को तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो इससे पहले डायनास्टीज हैं, सदात या गौरी, गजनवी, या उससे पहले अलेक्जेंडर तक जाने की जरूरत है या नहीं? जरूरत है और हम जाएंगे इंशाल्लाह। जो दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज हैं, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, उन 5 को भी हम ब्रीफली देखेंगे इंशाल्लाह अपने पेपर्स में। इंशाल्लाह। यार यहाँ पे तो आपको हर सर चीज इंशाल्लाह हम करवा के भेजेंगे, तो अगर सर आप, जिस सर कोई मसला नहीं। जी बच्चे। अस्सलाम सर वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पीपीएससी क्लियर करके हम ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं फेडरल में ही, सिर्फ या कि पंजाब के लिए हम मतलब पीपीएससी, पंजाब ही इसको सब कुछ पीपीएससी है हैंडल करे? पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये जस्ट पंजाब के जी लिए। जी हाँ जी। अगर फेडरल में जाना तो इसमें सिर्फ एफपीएससी जी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, नाम सिर्फ चेंज है, बाकी डिपार्टमेंट कुछ चेंज होते हैं, जी। इसका जो तरीकाकार है वो तकरीबन सेम होता है, तैयारी यानी सेम ही है। सर जो एफसीपी कह रहे हैं आप, उसका भी जीएस के 100 एमसीक्यूज का भी वही सेम है हर एक चीज? बच्चे बाकी सारी चीजें सेम है, सेम तैयारी है, सारा कुछ सेम है। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी साइमा। सर ये आपने जो अभी पीडीएफ में पढ़ाया, ये जो आपने शेयर किए, उनमें तो ये नहीं मुझे मिल रहा। मैंने ये बताया, 99। मैंने जो 100th एडिशन और 99th एडिशन शेयर, 100th एडिशन मैंने शेयर किया था बच्चों के साथ। अगर किसी को नहीं मिला तो वो मुझे इनबॉक्स कर ले, नंबर ग्रुप में शेयर्ड है। तो उससे हम जो 100वां एडिशन है जो लेटर 2-4 दिन पहले आया वो शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर सारे होंगे अगर किसी को नहीं ओके मिला। सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। जी बच्चे। जी तो सर जिस तरह आपने बताया कि ये ग्रेजुएशन के बाद ही हो सकते हैं बीएस का, तो फिर इसको जितना भी टाइम पड़ा है फिर इसको तैयारी करी जाए 2 साल। जी जी बिल्कुल। जो 2 साल तैयारी करता है उसी का आसानी से होता है। मैंने अपने 5वें सेमेस्टर के बाद शुरू किया था, तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुई उसके 1 माह बाद जॉब आई थी और मेरी उसी में एलोकेशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपने रीजन में टॉप किया था। तो यकीनन माशाल्लाह आप सर। लोग भी इंशाल्लाह। सर हमारे अभी 2 इयर्स हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएशन 4 इयर्स की है, तो मुझे लगता है कि हमारे पास अभी इनफ टाइम है इसकी तैयारी के लिए। सो ये ब्लेस्ड है कि हमारे लिए हमें अभी से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इस सेशन मिला जिसकी वजह से हम इसका अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी जरूर इंशाल्लाह, वो अल्लाह भी फ्री। आप करे। जी इसके इधर है, यस वो भी इधर फ्री। इधर ना, इधर इधर यहाँ आले में कुछ जो पूछ। मुसल्ले हुए हैं ऊपर। हाँ, ओके, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। इधर इधर थी। ये प्लास्टिक के अंदर क्या चली गई है। सर सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी मिसबा। सर एक क्वेश्चन था कि जो हमारे पहले सॉरी प्रेसिडेंट है वो सदर अयूब खान है या सिकंदर मिर्जा है? दोबारा से, पहला क्या? सर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कदम सदर अयूब खान है या सिकंदर मिर्जा है? कदम मिर्जा। सदर अयूब खान। सर जब मैंने गूगल पे किया ये सर मैंने पास पेपर्स देखे सर उसमें सिकंदर मिर्जा के बारे में बताया गया है। मैंने भी सिकंदर मिर्जा ही बोला बच्चे। सर सर वो फिर शायद अयूब के इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है ना वो अयूब खान है, और वैसे जो है वो फिर सिकंदर मिर्जा है। नो सर बाय इलेक्टेड प्रेसिडेंट वो सिकंदर मिर्जा आ रहे हैं। सर फिर बच्चे अयूब खान क्या है? बच्चे मुझे बताने दें। अच्छा, इसमें पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट अगर सिर्फ ये पूछा गया तो फिर सिकंदर मिर्जा है, कि 1956 में वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। जी। अगर ये सवाल आए कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन सा है, तो वो अयूब खान है। और सर ये आए कब थे? और ये 1958 में बन गए थे, लेकिन 1965 में इस बंदे ने इलेक्शंस करवाए थे, बेसिक डेमोक्रेसी, और 1965 में ये दोबारा से फिर इलेक्ट हुआ और तब ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गया। ठीक। सर 1962 में भी तो रेफरेंडम करवाया था इन्होंने। हाँ, 1962 में भी होता है, यानी वो इलेक्शंस के थ्रू हो जाता है ना सिलेक्ट, यानी इलेक्ट दोबारा से हो जाता है, ये कह लें। उस वक्त बेसिक डेमोक्रेसी का असल में इलेक्शन था। जी, और कुछ? चलें जी, आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, क्लासेस में रेगुलर रहिएगा, जुड़े रहिएगा, कुछ बन के दिखाइएगा, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने से मुश्रिक लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।